नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि रेलवे के लिए जो आपका न्यू सीरीज स्टार्ट किया गया है, आज हम रेलवे के न्यू सीरीज में क्लास नंबर 2 को देखेंगे। ये सीरीज आपका परसों स्टार्ट हुआ था और इसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो रेलवे की सीरीज आपका समाप्त हुआ है परीक्षा दर्पण, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे हमने साइंस वाले पोर्शन को अच्छे से कवर कराया है, तो जो भी बच्चे कंटेंट लिए हैं वो अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसकी कंटेंट मैं इस सीरीज में रिपीट करने वाला नहीं हूँ। और आपको बता दूँ कि इन दोनों सीरीज के बदौलत ही रेलवे के एग्जाम में बेस्ट से बेहतर करा के दूंगा, इस बात की फुल्ली गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, पुलिस, दरोगा, तो आप लोग जो है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी जाएंगे तो व्हाट्सअप पे ले जाएगा और वहाँ से आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एसएससी की प्रे टू मेंस, यानी कहे तो एमटीएस से सीजीएल की मेंस तक जो भी आपकी कंटेंट होती है, दिल्ली पुलिस इत्यादि, सभी के लिए रामबाण कंटेंट अवेलेबल है। और इसकी क्या फ़ायदा घाटा है, कितने रिजल्ट वगैरह होते हैं हमारे यहाँ से, ये बात अब आपसे भी नहीं छुपा होगा। चलिए, पहला जो प्रश्न है, हाल में ही बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के जो है सचिव पहले जय शाह थे और ये बहुत दिन से अपने पोस्ट पे बैठे हुए थे, लेकिन आप सभी को पता होगा कि जय शाह को प्रमोट करके आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया, जहां पे ग्रेग बर्कले का स्थान लिए। ठीक है, तो जय शाह जब आईसीसी में चले गए 1 दिसंबर 2024 से, तो ये पोस्ट वैकेंट हो गया। तो यहाँ पे जो है देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के अंदर सचिव के पोस्ट पे तैनात कर दिया गया है। एक बात आपको याद आना चाहिए कि ये जो सैकिया सरनेम है, ये जो बोरबयान सरनेम है, मैंने आपको बताया था कि ये इस वाले सरनेम के लोग ज़्यादातर कहाँ निवास करते हैं, तो आप कहेंगे असम में निवास करते हैं। और ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको सभी को पता है कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य है, जिसे अपन सत्रिया कहते हैं, और ये सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य भी है, तो इनके कैरेक्टर को पहचानने के लिए मैंने सरनेम का सहारा आप लोगों को दिया था, और काफ़ी 99% केस में मैच कर जाता है। तो यहाँ से एक बात और याद दिला दिया आपको, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए, 1 दिसंबर 2024 को जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बीसीसीआई के जो सचिव हैं, ये देवजीत सैकिया को बनाया गया है। यह भारतीय राज्य असम से बिलोंग करते हैं, है ना। इनके अलावा आईसीसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है ये जय शाह, है ना, आईसीसी में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी हुए हैं, तो ये बात भी इनको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। साथ ही आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय नहीं हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके एनिशिएंट वर्जन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आईसीसी में अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहना भैया जगमोहन डालमिया। ठीक है, जगमोहन डालमिया पहली बार जो है आईसीसी के अंदर भारत के तरफ से जो है जो आपका अध्यक्ष बने थे। अब आपको याद होगा कि शरद पवार भी आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये शरद पवार को आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के जाने माने नेता हैं, है ना। तो ये भी आईसीसी के अंदर अध्यक्ष रह चुके हैं पास्ट में। एन श्रीनिवास भी रह चुके हैं और शशांक मनोहर भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से हम काउंट करें तो जय शाह जो है ये 5वां आईसीसी के अध्यक्ष होंगे जो भारतीय मूल से होंगे। ठीक है भाई। इनके अलावा आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर ही है, तो ये आपका दुबई के अंदर है। और दुबई कहाँ पे रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे, जहाँ पे आपका बुर्ज खलीफा वगैरह है। इनके अलावा बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी ईस्वी ही पूछी जाती है डायरेक्ट, तो आप कहेंगे 1928 में हुआ था। और इनके प्रथम अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, तो आर ग्रेंट गोवन थे इनके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, बीसीसीआई का हेड क्वार्टर जो है अपना बानखेड़े के पास मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये रोजर बिनी साहब है ना। तो और अभी आपने देखा है कि सचिव कौन बने, तो सैकिया साहब बने। तो ये बीसीसीआई के बारे में जानकारी आपको रखना है, आने वाले एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के द्वारा संचालित जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं ये आप भी जानते हैं, इसको लेकर के अगले क्लास में मैं जो है करंट सेक्शन से इसकी बात करूंगा। फिलहाल जो है स्टैटिक वर्जन में इसको समझते हैं। बीसीसीआई के द्वारा जो संचालित घरेलू क्रिकेट सीरीज होती है इसे अपन रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ये रणजी ट्रॉफी 4 या 5 दिन वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट गेम है, और इसका जो नाम है रणजी, ये महाराणा रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया है।
दिलीप ट्रॉफी दिलीप सिंह के नाम पे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नाम से स्पष्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी नाम से स्पष्ट है। ये सभी के सभी खेल का जो आयोजन है ये कौन करवाते हैं? बीसीसीआई करवाते हैं। इनके अलावा एशियाई क्रिकेट परिषद में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए ये जो जय शाह थे ना, ये बीसीसीआई में सचिव के साथ साथ एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी सचिव थे। तो जब ये आईसीसी के अध्यक्ष बने तो ये पोस्ट पर भी नए जो है आपका जो है अध्यक्ष आ गए। इनका नाम है श्रीलंका के सम्मी सिल्वा। अब सिल्वा सरनेम से आप पकड़ लेंगे कि ये श्रीलंका में होते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के कैप्टन हुआ करते थे पहले, ठीक है, तो उससे पकड़ लेंगे आप। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ना FHI में जो अध्यक्ष हैं इनके कार्यकाल में जो है पुनर्बढ़ोतरी कर दिया गया है। इनका नाम है तैयब इकराम, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। ये बहुत दिन से अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। ये सीएम के साथ साथ भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन में अध्यक्ष भी हैं। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से शर्मा लिखते हैं वो, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको व्याकरण थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। इनके अलावा हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की साहब। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर साहब, ये आप सभी को पता होगा, है ना, गौतम गंभीर साहब हमेशा गंभीर रहते हैं। इनके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है ना, जो आपका ओलंपिक खेल हो गया या फिर जो बड़े बड़े देश के बाहर आप क्रिकेट को छोड़ के अन्य खेल के संबंधित बात करते हैं जहाँ पे हमारा कौम मतलब पूरा टोली जाते हैं खेलने, तो उनको जो है देखरेख करने की जिम्मेवारी इसी संस्था की होती है, IOC की, इंडियन ओलंपिक कमेटी की, भारतीय ओलंपिक संघ की। तो इसकी स्थापना 1927 में हुआ था, दोराबजी टाटा साहब के प्रयास से हुआ था। तो देश के योगदान में टाटा साहब का हर कदम पे जो है मतलब देश के बढ़त में या फिर विकास में टाटा साहब का योगदान आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना करवाए थे और प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा ही रहे थे इस संघ में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PT उषा मैडम है, जो प्रथम महिला अध्यक्षा भी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने नोट करके दो चीज लिखा है जो करेंट सेक्शन से आपके एग्जाम में आएंगे कि कैरिबियाई लीग में खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो श्रियंका पाटिल। और एक क्वेश्चन और है कि भाई असम से प्रथम महिला क्रिकेटर कौन निकली? तो उमा छेत्री नाम है उनका, है ना, मैं पहले पढ़ा रखा हूँ इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। देखिए आपको दिल्ली पुलिस SSC इत्यादि की एग्जाम देना है, ये आपका पैरासीटामोल सीरीज है ना, ये आप ले सकते हैं। ये पैरासीटामोल 1 है जो आपके लेफ्ट साइड दिख रहे हैं और ये राइट साइड मार्क बूस्टर है, पैरासीटामोल 2 है। इनके अलावा ये आप जो देख रहे हैं SSC के मेंस लेवल की क्वेश्चन आपकी इस सीरीज में कराए जा रहे हैं। इसमें अभी 24 क्लास हुए हैं, 12 शेष हैं, 36 क्लास होंगे इसके अंदर। और ये परीक्षा दर्पण रेलवे वाली जिसकी मैंने बात शुरुआत में करी थी, इसको कभी मत भूलना। अगर रेलवे की एग्जाम देना है तो इसको जो है आराम से चट कर जाना, फिर इस सीरीज को भी देखना है, ठीक है। वहाँ पे हमने साइंस की ज़्यादा बातें करा है। अगला जो प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, इसका आदर्श वाक्य क्या है? थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, रुक जाइए, फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, अच्छा लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, ये है यतो धर्मस्ततो जयः, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये पिछले 3 साल में 2 बार पूछे गए हैं, तो तीसरी बार आपके साथ इत्तेफाक हो सकता है गुरुजी, है ना। इससे संबंधित और भी फैक्ट बताता हूँ, आइए एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। सिर्फ अपने को मोटो ही नहीं पहचानना है, उस संस्था के बारे में भी बताऊँगा और स्टैटिक वर्जन के साथ साथ करंट से भी रिलेट करूँगा। तो एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्ततो जयः, जिसका अर्थ क्या होता है? जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे इसकी बात हम नीचे कर लेंगे, पहले मोटो वाली संस्था की मोटो की बात कर लेते हैं। अब आया अगला संस्था है हमारा DRDO। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है ना। इसकी स्थापना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? विथ डेट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसकी हेड क्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत है, जो रेड्डी साहब का स्थान लिए थे और अपने पोस्ट पे एज इट इज बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नवः स्पर्शं दीप्तितम। इसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना। 2024 में जो इनके हेड हैं वो बदल गए, है ना, भारतीय वायुसेना का, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। चूंकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढता रहता है। 2024 में वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस
के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य, अब ये सेना लिख रहा है ना, इसका मतलब थल सेना की बात होती है। अगर जल सेना वायु सेना लिखना हो तो इंडिकेट करना पड़ता है जल और वायु लिख के, लेकिन खाली सेना लिखते हैं तो चूंकि हम लोग ज़्यादातर जो अपना समय बिताते हैं ये पृथ्वी पे बिताते हैं तो थल सेना समझ लेंगे। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान थल सेना के प्रमुख हैं। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सनह नो वरुणः, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। इंडियन नेवी के नए प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश त्रिपाठी साहब हैं, है ना। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नेवी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? लोकपाल जो भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक संस्था है इंडिया के अंदर, बहुत ऐसे कम देश है जहां पे लोकपाल की व्यवस्था की गई है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लोकपाल की जो है चर्चा या फिर व्यवस्था सबसे पहले, या फिर ये लोकपाल शब्द किस देश से आया है? ठीक है भाई, कई बार बता चुका हूं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है, माँ गृधम कस्य स्वीधनम, है ना, जिसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। ये भ्रष्टाचार निवारण संस्था है, तो इसी प्रकार का इनका टैगलाइन है। भारत में लोकपाल की स्थापना 2014 में किया गया था, तो ये संस्थागत के तौर पे किया गया था, लेकिन पहली लोकपाल की नियुक्ति 2019 में किया गया था पिनाकी चंद्र घोष के रूप में। अब सेकेंड लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, जो करंट सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सेकेंड लोकपाल है इंडिया के अजय मानिकराव खानविलकर साहब, ठीक है, ये न्यायमूर्ति है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ज़्यादा दिन नहीं हुए तो पूछे जाएंगे। भारत की आज़ादी के पूर्व सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब देखिए ये तो था टैगलाइन और उनसे संबंधित संस्था के बारे में हमने, संबंधित जो भी संस्था है उनके बारे में बताया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आज़ादी के पूर्व भी हुआ था इंडिया के अंदर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में कराया गया था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इंडिया में होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू 1937 में कराए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो आधुनिक अवस्था में आप देख रहे हैं अपनी जनरेशन में, उससे पहले यानी जो है प्रतंत्र भारत में भी इस प्रकार की बड़े न्यायालय माफ कीजिएगा, सुप्रीम न्यायालय का ये इसकी स्थापना हो चुकी है 2 बार, है ना, एक संघीय न्यायालय के नाम से और एक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के नाम से, है ना। इसके अलावा जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था और ये दिल्ली में स्थित है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, जिनका नाम है संजीव खन्ना साहब, और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का स्थान लिए हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। इससे पहले यू ललित साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो 49वें क्रमांक का यू ललित हो जाएंगे, 50वें क्रमांक के डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएंगे और 51वें क्रमांक के संजीव खन्ना साहब हो जाएंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के बारे में एक और बात है कि पिता पुत्र दोनों ही मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पे कार्य करने वाली प्रथम भारतीय महिला फातिमा बीबी थी, जिन्हें 2024 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित करे गए। अब ये हमारे बीच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय तक अधिकतम जो न्यायाधीश की संख्या होंगे ये 1+33 अर्थात 34 होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है ये आर्टिकल 124 के अनुसार होते हैं। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट रिट जो जारी करते हैं ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करके करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। अब इसमें कोई मत जाना कि 2023 का क्यों बता रहे हैं, हम 25 में जी रहे हैं भैया, ये 1 साल डिले चलते हैं, ठीक है। इसकी घोषणा 24 में होती है और आपका ज़्यादातर करेंट अफेयर 24 के पूछे जाएंगे। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला का जो अवार्ड है नॉर्थ ईस्ट भारत में किसे दिया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड धलाई जिला को दिया गया है, जो त्रिपुरा में एग्जिस्ट करता है ना, ये 5वें वाटर अवार्ड में। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023
हेतु राज्यों के श्रेणी में पहला स्थान उड़ीसा को दिया गया है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है, बाबा के नगर, है ना। इनके अलावा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 हेतु जिला श्रेणी में दक्षिणी क्षेत्र में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में गिरेगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धलाई त्रिपुरा के अंदर आएगी। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र में गांदरबल ये जम्मू कश्मीर में आएगा और बांदा, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। बांदा जो है ये आपका बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, है ना। पश्चिम क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है और पूर्वी क्षेत्र में बोलांगीर उड़ीसा को दिया गया है। तो जिला वाइज जो है ये आपकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में अलग अलग दिया गया है, लेकिन राज्यों में ओवरऑल उड़ीसा को दिया गया है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है ना। इसके अलावा जो ये इंदौर है ये इंडिया में जो है ना सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड पे ये हमेशा पहला स्थान पे रहता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होने के बावजूद भी पूछी जाती है, क्यों? जागरूकता लाने के लिए, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पे पहला स्थान का अवार्ड जो है पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल को दिया गया है, ये ग्राम पंचायत स्तर पे जल अवार्ड है ना। और पहला स्थान जो है शहर के मामले में गुजरात के सूरत को दिया गया है ना। मानवता के लिए 2024 का गुलबैंकियन अवार्ड होता है जो आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। तो ये कुछ एक अवार्ड जो राज्य, पंचायत और जिला से संबंधित हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तना का वह भाग जो गांठों के बीच स्थित होता है क्या कहलाता है? जैसे कोई भी स्टेम है तो यहाँ पे आप देखेंगे गांठ बनी होती है। मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल गन्ना को देखिए, गन्ना को, है ना। तो ये गांठ के बीच का जो ये सेक्शन है, ये जो ये वाला भाग जो बच गया, इसे क्या कहते हैं? तो इसे अपन इंटरनोड कहते हैं। चूंकि गांठ को अपन नोड भी कहते हैं, है ना। जो स्टेम में गांठ होते हैं, यहाँ से समझेंगे, ये जो गांठ होते हैं जहाँ पे आपके पत्ती वगैरह निकले होते हैं, जहाँ से, उस गांठ को नोड कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे अपन इंटरनोड कहेंगे। ये पुदीना का पत्ता मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ समझाने के लिए। देखिए पत्ता, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है? तो जो श्वसन की क्रिया होती है ना, ये आप ऑप्शन में पत्ता है तो पत्ता भी आंसर लगा सकते हैं, पत्ता नहीं है तो रंध्र रहेगा, इसे आंसर लगा सकते हैं। हिंदी में न लिख के स्टोमेटा लिख दिया अंग्रेजी में तो भी आंसर लगा सकते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं है तो हरा भाग लिखा है तो आप हरा भाग आंसर लगा सकते हैं। तो श्वसन की क्रिया, इतने आंसर एग्जिस्ट करते हैं एक बात के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेड़ पौधे, यही चीज़ मैंने अभी बताया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि पेड़ पौधे शोषण कैसे करते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेड़ पौधा नीला और लाल रंग को तीव्र अवशोषित करते हैं, मतलब तेजी से अवशोषित करते हैं। इसी चीज़ को मैं कलर से और अपने दैनिक जीवन को रिलेट करूँ तो आपसे कहा जाता है या सलाह दी जाती है कि गर्मी के दिन में आप ब्लैक कपड़ा ना पहने। तो ब्लैक कपड़ा क्या करता है? सभी रंगों को तेजी से अवशोषित करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए आपको गर्मी और बढ़ा देगा। इसीलिए जो आप गर्मी के दिन है वहाँ पे सफ़ेद कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है कि सभी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, वापस करेगा, तो आपको गर्म कम फील होगा। और ठंडी में आप काला कपड़ा पहनिए, बढ़िया रहेगा, है ना। तो यहाँ से मैंने उस चीज़ को बताया है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे जो है लाल और नीला रंग को तीव्र अवशोषित करते हैं, तेज अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे अधिक क्रियाशील प्रकाश रेड रंग की प्रकाश है, इसे VVI करके रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC भी पूछती है ये क्वेश्चन। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कार्बनिक पदार्थ, लवण इत्यादि प्राप्त करने के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे पेड़ पौधों को लवण या फिर पोषक तत्व मिल जाते हैं और हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में घटित होने वाली घटना है, क्योंकि इसको होने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है एकदम नेसेसरी है, और रात में मुझे नहीं लगता है कि सूर्य निकलती है। तो इस बात से आपको समझ गए होंगे, सूर्य की प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का होना अनिवार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये ओनली कब अकर्ड होगा? दिन के समय होगा। इसीलिए एक हिदायत दी जाती है कि आप रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोए, क्योंकि वो भी रात के समय जो है ऑक्सीजन खींचना ही स्टार्ट करते हैं, जिससे आदमी की मृत्यु तक भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जो
क्लोरोफिल अभी आपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया था, है ना, उसमें क्या पाया जाएगा, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों में जो है संवहनी उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों के दोनों संवहनी उत्तक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाए जाए, है ना, ये जरूरी नहीं है। कई सारे ऐसे कौम है पेड़ पौधों के जहाँ पे इस प्रकार की जो उत्तक हैं उनकी अभाव देखी जाती है। ठीक है, लेकिन जनरली पेड़ पौधे जो हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में देखते हैं वहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम, है ना, कई प्रकार के जो है सेल कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यूं समझिए, है ना। और ये जो है आपका जाइलम जल का परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं, और ये जो फ्लोएम है ये फूड के परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। तो ज से जल, और आप जाइलम को जल से कर लेंगे रिलेट, अब फ्लोएम में एफ आता है पहले तो फूड से रिलेट कर लेंगे, याद हो जाएगी, है ना। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स ऐसा पौधों का समूह है जहाँ पे न तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं है कि सभी पेड़ पौधों में आपका जाइलम और फ्लोएम होना ही है ना। कई सारे पौधों में तो बीज भी नहीं होते, फूल भी नहीं होते, वो हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, और दर्पण सीरीज में मैंने अच्छे से करा दिया है, इसीलिए शायद इसमें ना पढ़ाऊँ। इनके अलावा फिनलैंड के संसदीय, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आपको कंटेंट लेना जरूरी है ना, आप कम से कम वीडियो देख के ऑब्जर्व तो कीजिए। नीचे प्लेलिस्ट की पिन की हुई है, मतलब प्लेलिस्ट दर्पण सीरीज की, तो तैयारी कर लीजिए, आपको ही फायदा होगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि अपने व्यू वगैरह के लिए बोल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्चे भी पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ना चाहिए बस, है ना। क्योंकि वो जो फीलिंग है ना जब बोलते हैं कि मैं सिलेक्ट हो गया, तो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है, और मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ, और कोई बात ही नहीं है ना। फिनलैंड के संसदीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? जो फिनलैंड में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम एडुअस्कुंटा कहते हैं। ये पिछले 2021 में जो आपका एनटीपीसी का मेंस भी हुआ तो वहाँ भी इस क्वेश्चन को कॉमन करके रखा था। हालांकि देश बदल रहे थे, सब दिन एक ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, लेकिन इस फॉर्मेट की क्वेश्चन सब दिन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो ये वाला कर लियो, है ना, ये वाला जो है आपका कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिनलैंड की जो आपकी संसद हो जाएंगे एडुअस्कुंटा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे किस देश के संसद को क्या कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर रहेंगी? हेलेंसिकी में रहती है। और फिनलैंड की मुद्रा, चूंकि ये यूरोपियन कंट्री है, यूरो जोन में शामिल है, तो इसके मुद्रा यूरो है, साझी मुद्रा है कई सारे कंट्री का। जर्मनी के संसद का नाम बुंडेस्टाग है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी भी मुद्रा जो है यूरो जोन में ये भी आता है, तो इसकी भी मुद्रा आपका क्या रहेगा? यूरो रहेगा। स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है। देखिए, मैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और जापान की संसद नहीं बताने वाला, क्योंकि आप सभी को पता है कि डाइट सोरा, है ना, और इसके बाद मैंने क्या बताया, जातीय संसद, है ना, मजलिस, ये सब सबको आता है और आजकल ये एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा एक स्टेप आगे चलना होगा, तो कुछ ऐसे याद रखें। स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है। राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा जो है स्वीडिश क्रोना है। और ये स्वीडन और ये नॉर्वे आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नोबेल प्राइज की वितरण होती है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है नोबेल प्राइज की वितरण होती है, ये 2 जगह पे होती है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होती है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। तो जो नॉर्वे में होती है ये सिर्फ शांति की नोबेल पुरस्कार दी जाती है, बाद में की जो अन्य 5 नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। ठीक है भाई, नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोना हो जाएगा। श्रीलंका के संसद को पार्लिया थम्माथुम्बा कहा जाता है। राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटा या कोलंबो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी पुरानी राजधानी है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो है कार्य वगैरह चलते हैं इस कंट्री का, तो कोलंबो है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ ये रेलवे भी पूछता है और एसएससी भी पूछता है। क्यों? क्योंकि भारत के बहुत नज़दीक में है। 1948 में जो है रिलीज हुआ था, अंग्रेज के चंगुल से छूटे थे श्रीलंका। यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो आपको, सबसे पहले जो भी लास्ट में थेबू लगा रहे हैं, ऐसा द्वीप जो है श्रीलंका के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे कच्चे थेबू, नैने थेबू, है ना, ये श्रीलंका के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है आपका एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर जाफना प्रायद्वीप है, ये एग्जिस्ट करता है। एलिफेंटा पास है जो आपका श्रीलंका के अंदर है, एग्जिस्ट करता है। श्रीलंका और भारत के बीच जो सीमा है आपका पाक जलडमरू मध्य, ये भी पूछा जाता है।
पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का काम करता है, राम सेतु भी करता है, मन्नार की खाड़ी भी करता है। तो ये श्रीलंका के बारे में कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल अभी अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इत्तेफाक से मैंने जो भी आपका बाउंड्री वाला टॉपिक वाइज बताया हूँ अपने पड़ोसी देश के हालचाल, वहाँ पे मैंने बता रखा है कटहल श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। और कल हो गया अगर श्रीलंका का शास्त्रीय नृत्य फॉर्म पूछता है तो कैंडियान होता है। तो ये कुछ बातें आपको पड़ोसी राज्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे। रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ पुतिन को तो आप सभी जानते होंगे। चलते हैं। व्यय प्राप्तियाँ और घाटा प्रणाली प्रमुख घटक होते हैं। एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड डिफिसिट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डॉट 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 सिस्टम। तो भैया ये बजट सिस्टम के प्रमुख भाग होते हैं। ये तीनों के तीनों जो वर्ड है ये बजट प्रणाली में इस्तेमाल की जाती है। सबका अपना अलग अलग मीनिंग होता है। अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट है या एक ही है। तो अच्छे से सुन लेंगे तो समझ जाइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अपने संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो बजट शब्द का शाब्दिक मीनिंग होता है चमड़ा का थैला होता है ना। तो इतना शुद्ध वर्ड हम लोगों ने नहीं रखा है, ठीक है। तो क्या रखा है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण रखा है ना। इसके अलावा भारत में बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के जो विभाग होते हैं उनके सहयोग से बनाए जाते हैं। लेकिन बजट पर फुल्ली ठप्पा कौन लगाएगा यानी मंजूरी कौन देते हैं? तो आप कहेंगे संसद देते हैं। कई बार बहस होते हैं, आप सुनते होंगे। इसके बाद जो है ये संसद जो है बजट पे ठप्पा लगाते हैं और मंजूरी दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब योजना आयोग इंडिया में था तो योजना आयोग का काम क्या था? योजना बना देना। लेकिन योजना को पास कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बजट बना देते हैं वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के जो है सदस्य, लेकिन पास करते हैं संसद, है ना। भारत का केंद्रीय बजट व्यय जो केंद्रीय बजट होते हैं इंडिया में उन पे जो व्यय होते हैं, जो खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो भारत के संचित निधि पर भारित है। आर्टिकल 266 संचित निधि से संबंधित है तो यहाँ पर भारित है, ठीक है। भारतीय बजट का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। ये एक ब्रिटिश मतलब थे और जो 1860 में पहली बार बजट पेश किए थे इंडिया में। तो इसीलिए इसे भारतीय बजट प्रणाली का जनक या पिता कहा जाता है। हालांकि स्वतंत्र भारत की बात करेगा तो मामला उल्टा हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में फिर जो है अलग बात हो जाएगी। ये आपका परतंत्र भारत की बात हो रही है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट सन्मुखम चेट्टी तथा गणतंत्र भारत की पहली बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई से एक और क्वेश्चन आप ये एग्जाम में कर सकते हैं कि रेल बजट और आम बजट अलग होने से पहले आखिरी बार किसने जो है रेल बजट पेश किए थे? तो आप कहेंगे जॉन मथाई। जॉन मथाई 1924 में जब रेल बजट और आम बजट अलग हुए तो पहली बार रेल बजट को पेश करने वाले जॉन मथाई ही बने थे। और जब रेल बजट आपका 2016 में फिर से अलग हो गया, अलग तो हुआ ही था, मतलब कंबाइन हो गए। 2016 में सिर्फ घोषणा हुआ था और 2017 में पहली बार कंबाइन रूप से फिर से रेल बजट और आम बजट पेश किया गया। और अभी के समय में वर्तमान समय तक केंद्रीय बजट का हिस्सा रेल बजट भी होता है, यानी कंबाइन रूप से ही पेश करी जाती है, ठीक है। तो 1924 में अलग हुआ था एक वर्थ कमेटी के अनुसार। अलग होने के बाद पहली बार रेल बजट पेश किए थे जॉन मथाई। और अभी 2016 में जो है 2016 में क्या हुआ कि इस पर बात चली कि भाई दोनों को एक कर देना चाहिए और 2016 में एक भी हो गई, लेकिन पहली बार कंबाइंड रूप से पेश हुई कब? 17 में। तो ये बात ध्यान रख लेंगे। भारत के पहले बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी थी, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे होते हुए बजट पेश करी थी। ये कोई वित्त मंत्री नहीं थी, पूर्णकालिक, है ना। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है ये मोरारजी देसाई साहब के नाम है। और यहीं पर ये महिला वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमा दूं कि भाई भारतीय इतिहास में, है ना, पूर्ण वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली महिला तो निर्मला सीतारमन हो जाएंगे, है ना। इनके अलावा पूंजीगत व्यय क्या होता है? ये तो बजट के बारे में थोड़ा सा थेसिस था। अभी आते हैं पूंजीगत व्यय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एसएससी के एग्जाम देते हैं वहां पे सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन
कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत रिसिप्ट का जो है हिस्सा नहीं है ना। तो आपको आता रहेगा तब ना, समझेंगे तब ना। देखिए पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है खर्च करेंगे हम कुछ ना कुछ, है ना, खर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खर्च वाला शब्द ऐसे ही लिख रहा है व्यय, है ना। तो इतने मोटे वर्ड से ही पहचान में आ जाती है। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाता है, शेयर आ जाता है। सार्वजनिक ऋण चुकता करना, जो सार्वजनिक ऋण है वो चुकता करेंगे, सार्वजनिक ऋण चुकता करेंगे तो भी आपको खर्च होगा। दीर्घकालीन टिकाऊ उपकरण खरीदना, जैसे फर्नीचर खरीद लिए, है ना, इसके अलावा भूमि वगैरह खरीद लिए, कोई मशीनरी खरीद लिए, तो ये सब आपका पूंजीगत व्यय में आ जाएगा। ये सब कहाँ आ जाएगा? पूंजीगत व्यय में आ जाएगा, यानी मोटा मोटा खर्च इसमें आते हैं, ठीक है। इनके अलावा अब आते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ये सुनने में अपने को कैसा लग रहा है कि जैसे आमदनी आ रही है, लेकिन ये आमदनी बहुत कुछ चुकाने के बाद आती है, इसीलिए पूंजीगत प्राप्तियां से खुश होना नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट, इसके अंतर्गत बी निवेश। बी निवेश मतलब ऊपर जो आप निवेश कर रहे थे इसका ये जस्ट उल्टा है, डिसइन्वेस्टमेंट है ये, है ना। बी निवेश अपन इसे बोलते हैं, और इसे अपन अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब जो शेयर खरीदा था उसको बेचना, इससे कहते हैं बी निवेश, या फिर शेयर को बेचना डायरेक्ट सीधे शब्द में। सार्वजनिक कर्ज लेना, ऊपर वाले में जहां पे हम पूंजीगत व्यय कर रहे थे वहां क्या कर रहे थे? कर्ज को चुका रहे थे, और यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियां हो रहा है तो क्या कर रहे हैं हम? कर्ज ले रहे हैं। आ तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? क्या फायदे में आ रहा है? नहीं जी, घाटे में आ रहा है। कर्ज लेना मतलब आप क्या सुखी हो जाओ? कर्ज लेके रोज मट्ठा पी रहे हैं तो क्या सुखी हो आप? तो ऐसे ही समझ लीजिए, पूंजीगत प्राप्तियां जो है सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो है ना, एक प्रकार का अलगे है। यहाँ पर समझिए, भूमि इत्यादि को बेचना, इससे जो रकम आती है ये पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत शामिल करी जाती है। अब आते हैं राजस्व व्यय। जैसे आपने अभी कैपिटल के साथ यही चीज आपका रेवेन्यू हो जाएगा। अब रेवेन्यू का मतलब होता है भैया टैक्स, राजस्व का मतलब होता है टैक्स, हिंदी में कर कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे राजस्व व्यय यानी टैक्स के रूप में जो व्यय है ये राजस्व व्यय है। इसके अंतर्गत आपका, माफ कीजिएगा, टैक्स के रूप में नहीं, इसके अंतर्गत जो भी व्यय आती है, जैसे सब्सिडी आती है, स्कॉलरशिप आती है, पेंशन आती है, सैलरी आती है, रक्षा पर किया गया खर्च आता है, और ब्याज भुगतान आती है। सीधे शब्दों में इन सभी वर्ड को देखें तो अपने को पता चलता है कि किसी भी देश के व्यवस्था को मतलब एक सामान्य रूप से चलाने के लिए जो निजी खर्च होती है उस पर जो खर्च करी जाती है ये राजस्व व्यय है। आप एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा देश का काम रुकेगा। पेंशन नहीं दोगे, ये होगा नहीं, है ना। तो रक्षा पर नहीं खर्च करोगे तो मतलब देश मजबूत नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो चीज़ सुचारू रूप से चलने के लिए खर्च करते हैं ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। ये एक देहाती लैंग्वेज है, ऐसा कोई डिफिनेशन है नहीं। इनके अलावा राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? इसके अंतर्गत टैक्स के सभी फॉर्मेट आ जाते हैं। चाहे तो आप जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स से लाते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, सीमा शुल्क वगैरह होते हैं, उत्पाद कर वगैरह होते हैं, ये सभी के सभी जो है आपके राजस्व प्राप्तियां में आ जाती है। फी वगैरह राजस्व प्राप्ति में आएगी, ब्याज प्राप्ति राजस्व प्राप्ति में आ जाती है। तो इस प्रकार से आज आपने कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये सभी को समझा है, और आशा करता हूं कि अच्छे से सुने होंगे तो काफ़ी समझ गए होंगे, और दो चार बार और अच्छे से देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। राजकोषीय घाटा का फार्मूला आपके एग्जाम में आता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखिए, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? टोटल खर्चा माइनस टोटल आमदनी, ठीक है, टोटल खर्चा माइनस टोटल आमदनी। लेकिन इसमें उधार को नहीं जोड़ा जाता है, इसमें उधार को नहीं जोड़ा जाता है, और यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन मिलता जुलता रहेगा और एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा उधार को छोड़ के। तो उधार को छोड़कर वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। राजस्व घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्तियां मतलब कुल टैक्स आया और कुल टैक्स के रूप में कितने खर्च किए, इन दोनों का जो बीच का अंतर है ये आपका राजस्व घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को भी घटा देंगे तो आपका प्राइमरी घाटा आ जाएगा, ठीक है भाई।
अब देखिए राजकोषीय घाटा खुद में क्या था, टोटल खर्च माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल खर्च मान लीजिए 100 रुपया है, टोटल रिसिप्ट मान लीजिए 50 रुपया है। इसका आंसर कितना आया 50 रुपया। राजकोषीय घाटा कितना हो गया 50 रुपया। अब प्राथमिक घाटा अगर हम निकालते हैं तो राजकोषीय घाटा यानी 50 माइनस ब्याज में जो भुगतान करेंगे वो भी घटाना है। तो हमेशा राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा में किसका वैल्यू ज़्यादा निकलता है, तो आप कहेंगे राजकोषीय घाटा का, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ घट रहा है, समझ रहे हैं। तो 50 से कुछ ना कुछ कम ही होगा अगर इसी मतलब राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा किसी एक देश के लिए निकाला जाए तो। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान सही है ना, लेकिन मान कम आता है, मान कम आएगा 50 से तो कुछ ना कुछ कम ही आएगा घाटा के रूप में, है ना। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने भूभाग पर वनावरण है। देखिए एगो तो वनावरण होता है और एगो वृक्ष समेत वनावरण होता है, जो होल सोल आपको जो है पेड़ को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आपके दरवाजे पे 4 पेड़ है या फिर कहीं 10 पेड़ है, कहीं 20 पेड़ है, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं और परसेंटेज के रूप में निकालते हैं कि पूरे देश में इतने प्रतिशत पेड़ है और इतने प्रतिशत वन है। तो यहाँ पे वनावरण की बात हो रही है ना। तो पूरे देश में वनावरण है, जो हालिया रिपोर्ट आया है 2023 वाला आपका वन रिपोर्ट, क्योंकि ये 2 साल पे होती है और 23 वाला 24 के लास्ट तक में जो है रिलीज हुआ है, तो ये बहुत पुराना नहीं है और आपको अभी 2 साल तक इसी रिकॉर्ड को पढ़ना है एग्जाम में अगर इस प्रकार की क्वेश्चन बनानी है तो 21.76% है। ठीक है, अब नीचे वाले लाइन से इस बात को समझेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। भारत का जो कुल वन क्षेत्रफल है ये 7,15,3,4,2,6.1 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.76% होते हैं पूर्ण भारतीय भूभाग का। ठीक है, जबकि वृक्ष क्षेत्रफल जो है ये आपका 3.41% है। तो अगर आपको कोई कहे कि होल सोल इंडिया में कितने प्रतिशत भूभाग पे वनावरण और वृक्षावरण कंबाइंड रूप से है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 नहीं 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 और 1 ये 2, 25.17% भूभाग पे इंडिया में कुल मिलाकर जो है वृक्ष या वन है। ठीक है, लेकिन खाली वनावरण कहेगा तो 21.76% और खाली वृक्षावरण कहेगा तो 3.41% याद रख लेंगे। ठीक है, अधिकतम वृद्धि वन एवं वृक्षावरण यानी ओवरऑल अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला जो राज्य है कंबाइंड रूप से ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे 684 वर्ग किलोमीटर की जो है वृक्षावरण और वनावरण मिला के वृद्धि देखी गई है। वाह। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे ओडिशा है और चौथे स्थान पे राजस्थान है ना। इनके अलावा अधिकतम वृद्धि वनावरण में, अब देखिए ये दोनों कंबाइंड रूप से था, अब वनावरण में खाली वनावरण में सबसे अधिक जो आपका वृद्धि हुआ है ये मिजोरम में हुआ है, उसके बाद गुजरात में और तीसरे स्थान पे ओडिशा में है। तो ये दोनों पॉइंट को अलग अलग याद रखेंगे। खाली वनावरण कहेगा तो पहला स्थान पे सबसे ज़्यादा अच्छा उन्नत करने वाला मिजोरम है और ओवरऑल वनावरण और वृक्षावरण मिला के कहते हैं तो सबसे 1 नंबर स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ रहेगा। सबसे ज़्यादा जो वनों के मात्रा में कमी देखी गई ये मध्य प्रदेश में देखी गई। वो कहते हैं ना जो है घमंड आदमी को खा जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके जो है पेड़ पौधे हैं, है ना। तो इनको धीरे धीरे अब घट रही है, तो ऐसा ही रहा तो घटते घटते घट जाएगा, लेवल में आ जाएंगे, है ना। तो ये घटाना नहीं है, माफ़ करना भैया, है ना, ये घटाना नहीं है, इसे बढ़ाना है ना। तो ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे इस बार की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों घटता हुआ नजर आया है। दूसरा स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे स्थान पे लद्दाख और चौथे स्थान पे नागालैंड है, जहां पे पेड़ पौधों में लगातार घटत देखी गई है। ठीक है, ये नागालैंड तो जनसंख्या में भी घटत दर्शाई थी पिछले जनसंख्या मतलब जनगणना के अनुसार 0.6% माइनस के इसकी जनसंख्या बढ़ोतरी हुई थी, यानी एक भी न बढ़े कुछ न कुछ घट ही गया था। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश है, अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तुलना करें तो। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है ओवरऑल वन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो, है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन है पूरा इंडिया में। अगर आपसे कहे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे अधिक वन प्रदेश वाला जो है प्रतिशत वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप को आंसर करना है। जिसके बाद मिजोरम आता है, राज्यों में फिर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से राज्यों में मिजोरम, ओवरऑल पूरे इंडिया में
या यूटी और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को अगर हम भूल जाए 1 मिनट के लिए तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है? 1981 में होती है। हालांकि ये 1965 में ही हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम अलग हुआ करता था। ठीक है, 1981 में आधुनिक स्वरूप में स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये देहरादून के अंदर स्थित है और ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करती है। मोजिला फायरफॉक्स, ओरियो तथा डॉगपाइल में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखिए मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये वेब ब्राउजर होता है। ओरियो क्या है, एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड का एक प्रकार होता है। और डॉगपाइल क्या है, एक सर्च इंजन है जो बहुत सारे सर्च इंजन की इंफॉर्मेशन एक साथ आपको मुहैया कराता है। ठीक है, तो ओरियो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, ओरियो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा, यानी एक प्रकार का ये एंड्रॉयड वर्जन है ओरियो। तो एंड्रॉयड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाती है। iOS क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाती है ना। तो ये आपका ओरियो आंसर हो जाएगा। ओरियो एक प्रकार का एंड्रॉयड वर्जन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। कुछ अन्य एंड्रॉयड वर्जन जैसे आपका मार्शमेलो है, गिंगर ब्रीड है, भारोस है। ये भारोस को याद रखेंगे क्योंकि ये भारोस जो है IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी तकनीक का एंड्रॉयड वर्जन है ना। तो ये भी आपके करंट सेक्शन में क्वेश्चन छाप सकते हैं, इन्हें अलग से ध्यान रखेंगे। ये इंडिया का अपना एंड्रॉयड जो है वर्जन है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, मिनी ओपेरा होता है, ओपेरा यहाँ पे लिखा है, MS ईज है ना। इसके अलावा है क्या लिखा है, विवाल्डी है ना। ये सभी के सभी क्या है, ये वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है ना। इनके अलावा गूगल हो गया, विंग हो गया, गूगल हो गया, विंग हो गया, सबसे प्रचलित गूगले है, लेकिन ये सब विंग भी, याहू भी, डुकडुगो भी, डॉगपाइल भी, क्यूवांट भी, इकोसिया भी, ये सभी के सभी सर्च इंजन में आ जाते हैं। और रेलवे को इस प्रकार की क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो इसे पूरे के पूरे अच्छे से ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक मोटे लफ्ज में समझाता हूँ, इतना ही में आप समझ जाओगे। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से ही स्पष्ट है कि एप्लीकेशन है, बाहर से आपको लाना पड़ता है एप्लीकेशन। जैसे आपके मोबाइल में है ना, जैसे आपके मोबाइल में PDF बनानी है तो आप बाहर से एप्लीकेशन लाते हो। ये डिफिनेशन नहीं है समझने के लिए, और जो समझ जाए वही सर्वोत्तम डिफिनेशन है आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है जी, आपको सही आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाहर से जो लाते हैं, तो 1 मिनट के लिए इसे भूल जाए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आप खुद से एंड्रॉयड डालते हो क्या? नहीं है, खुद ही बन के आती है ना। तो सबसे पहले कोई भी यूजर या उपभोक्ता जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से संपर्क करती है तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर से संपर्क करेगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से? तो आप कहोगे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर से संपर्क करता है और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करके आपको आउटपुट देता है। तो आप इतने ही बातों में आप बहुत सारे चीज समझ गए होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। आइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग है जो किसी खास मदों के लिए बनाई गई होती है। जैसे PDF वाला आता है, PDF मर्जर PDF के लिए है, एडोब एक्रोबैट PDF पढ़ने के लिए है ना। तो किसी खास मकसद के लिए बनाई गई एप्लीकेशन होती है जिसे अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया है ना, वेब ब्राउजर हो गया, ये सब क्या है, खास मकसद के लिए बनाई गई है। MX प्लेयर हो गया, वीडियो वगैरह देखने के लिए। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच काम करता है। मैंने अभी क्या कहा, कोई भी यूजर सबसे पहले जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेगा या फिर मतलब क्या बोलते हैं, संपर्क करेगा, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आगे का प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, जिसे कंप्यूटर को चलाने और प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। जैसे असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, एंड्रॉयड हो गया। अब एंड्रॉयड अच्छे से समझ गए क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, इसके अलावा सम्राट अशोक गद्दी संभालने से किस वर्ष में गौतम बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी की यात्रा की थी? देखिए सम्राट अशोक साहब जब गद्दी संभाले थे तो गद्दी संभालने के उपरांत किस वर्ष में जो है गौतम बुद्ध के जो जन्मस्थल है लुम्बिनी जो नेपाल के अंदर है वहां की यात्रा किए थे? तो इसका आंसर है 20वें वर्ष में। VVI करके रखेंगे, खुद जनरेटेड क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया हूं क्योंकि इस प्रकार के पास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है कि सम्राट अशोक जो है गद्दी संभालने के किस वर्ष में कलिंग युद्ध में
भाग लिए थे, तो वहाँ पे 8वें वर्ष आंसर होते हैं, यहाँ पे 20वें वर्ष आंसर हो रहे हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के 3rd शासक थे। इससे पहले जो एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, कुषाण वंश के 4th शासक कौन थे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना है, जो बहुत फेमस शासक हैं उनके क्रम क्या रहे हैं, किस नंबर पे आए हैं गद्दी पे बैठने के लिए। ठीक है भाई, जैसे गुप्त वंश श्रीगुप्त हो गया, फिर घटोत्कच हो जाएगा, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब मौर्य वंश को लेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, फिर अशोक साहब के पिता कौन हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएंगे, फिर कौन होंगे, अशोक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से याद आपको रखना है। तो सम्राट अशोक 3rd शासक हुए, इनके पिता का नाम क्या है, बिंदुसार, जिनके बाद इन्होंने गद्दी को संभाले थे। देखिए बिंदुसार को अमित घात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमित घात्र भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत हल्का होते हुए भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजा अशोक का राज्याभिषेक 268 BC में कराए गए थे। राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग युद्ध में भाग लिए थे और विजय को प्राप्त किए थे। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा भी इन्होंने करी थी। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में इन्होंने नेपाल लुम्बिनी की यात्रा करी थी, जो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली हैं। अशोक के समय ही शिलालेखों का प्रचलन स्टार्ट होता है। अशोक के शिलालेख का जो खोजने का श्रेय दिया जाता है, ये टी पेंथलर को दिया जाता है, जिन्होंने 1750 ईस्वी में इस प्रकार की चीज एग्जिस्ट करते हैं इन्होंने पता लगाया। बाद में 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने इन शिलालेखों को पढ़ने का काम किया। ठीक है, या फिर इन्हें पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल होने वाली लिपि और भाषा से काफी क्वेश्चन आते हैं। आज मैं मौर्य वंश यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, इसके बाद शायद मौर्य वंश से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक प्रश्न एक चैप्टर के जैसा होता है, इत्मीनान के साथ सुनिएगा। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल जो भाषा है या लिपि है, तो भाषा में आएंगे तो अरमाइक होगा। ये और माइक लिखा गया है, लेकिन ये अरमाइक है। ये आपका ग्रीक है, जिसे अपन यूनानी भी कह सकते हैं, और ये अपन प्राकृत भाषा है। ठीक है, लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में जो है अशोक के शिलालेख देखने को मिलती है। ये प्रभाव होती है कि किस दिशा से शिलालेख के जो है पाए गए हैं। तो कोनो दिशा में आपका खरोष्टी में पाया गया है, कोनो में ब्राह्मी लिपि में पाया गया है। अशोक का संपूर्ण नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी अशोक, ये आपको मॉस्की अभिलेख में मिलेगा, है ना। ये आपको मॉस्की अभिलेख में मिलेगा, और ये मॉस्की अभिलेख कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटक के अंदर आपको मिलेगा, है ना। अशोक के शिलालेख के जो है जो टोपरा अभिलेख होता है या टोपरा स्तंभ लेख होता है, इनको उठा के फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली मंगवा लिए थे। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रामपुरवा बैल बिहार के चंपारण से प्राप्त होती है, और वर्तमान समय में ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रखे गए हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अशोक के द्वारा निर्माण कार्य में सांची का स्तूप ये सबसे प्रमुख है और सबसे फेमस है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है ना। और धमेका स्तूप ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। तो इन दोनों के निर्माण जो है अशोक साहब ने करवाए। सांची के स्तूप भले निर्माण अशोक ने करवाए, लेकिन इनके खोज करने का जो श्रेय है ये आपका हेनरी टेलर को दिया जाता है। 1818 ईस्वी बाकायदे याद रखना है, क्योंकि ये ईस्वी के साथ पूछते हैं। एक भरहूत स्तूप है जो आपके एग्जाम में आता है। ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, सतना मैहर के पास है ना। तो ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, और इसका निर्माण किसी शासक से तो नहीं जोड़ते, लेकिन इसका निर्माण जो है ऐसा माना जाता है कि शुंग काल में हुआ होगा। ठीक है, तथा इसकी खोज करने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है, जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है ना। राजा अशोक के समय 250 BC में पाटलिपुत्रा में 3rd बौद्ध संगति होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मोगली पुत्र तिस्सा करते हैं। और इसी बैठक के दौरान जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें एक अधिम पिटक आती है, तो इनकी रचना की गई थी 3rd काउंसिल के दौरान, है ना। अशोक का एक अन्य नाम क्या है, देवनाम प्रियदर्शी भी है। मौर्य राजवंश प्रारंभ में 4 प्रांतों में विभाजित हुआ करते थे, लेकिन जब अशोक ने कलिंग को जीता तो 5 प्रांत हो गए, तोसली, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तक्षशिला तथा कलिंग। ठीक है, मौर्य काल में नगर की प्रशासन के लिए 6 समितियों का गठन किया गया था। इसके अलावा
मौर्य काल में जो राजकोषीय कोष होते थे ना, उनके जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उन्हें सन्निधाता कहा जाता था, और जो टैक्स कलेक्शन का हिसाब किताब रखते थे कलेक्टर, उनको जो है समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज भाषा में पूछे जाते हैं। राजा अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। हालांकि अशोक के समय सिर्फ श्रीलंका तक ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, अपने पड़ोसी लगभग हर देश के में जो है बौद्ध धर्म फैल चुके थे। और जो अशोक हैं, ये बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिए थे, है ना। मगध पर शासकों का क्रम की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे, अजात शत्रु के पिता। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग होंगे। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद होंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग होंगे। कन्नौ वंश के संस्थापक वासुदेव होंगे और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता होंगे। तो ये क्रम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है अनुजा जयकोरकर, नागेश अडगांवकर, अप्पा जलगांवकर तथा किशोरी अमोनकर। लास्ट में सब में र है ना। इनमें से कौन सा एक महाराष्ट्र में प्रचलित भक्ति काव्य अभंग के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में आप आएंगे तो अभंग गाया जाता है, एक प्रकार का भजन रूप है। तो इनमें से कौन जो है अभंग से संबंधित है? तो नागेश अडगांवकर जो है ये अभंग से संबंधित कलाकार हैं। बाद बाकी अनुजा जयकोरकर और किशोरी अमोनकर ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, और अप्पा जलगांवकर जो हैं ये हारमोनियम प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। इसके अलावा अभंग जो है ये किस भगवान से संबंधित है? तो यहाँ पे विठला से संबंधित है, और भगवान विठल भगवान विष्णु का ही रूप है, तो आप विष्णु भगवान भी कह सकते हैं, है ना। अनुजा जयकोरकर तथा किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायिका हैं। अप्पा जलगांवकर हारमोनियम प्ले करते हैं। अब देखिए जो एसएससी है ये सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट बजाने और संगीत कर्नाटक संगीत के कलाकार को ही खोजते हैं, लेकिन जो रेलवे है ये चित्रकला से संबंधित कलाकार को भी पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने भारत के कुछ प्रमुख चित्रकार का नाम रखे हैं, जैसे जेमिनी राय, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, संविधान से याद होगा, राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, जतीन दास और रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, है ना। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जो परीक्षा पास किए थे सिविल सर्विस के इंडिया में पहली बार, वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब के ब्रदर हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो ये चित्रकला से जुड़े हुए थे। भारत में कुछ प्रमुख मूर्तिकार जैसे राम सुतार, ये आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए फेमस है ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए फेमस है। और महाराष्ट्र सरकार अभी इन्हें जो है महाराष्ट्र रत्न देने की अवार्ड भी जो है इस बार सोच रहे हैं, हालांकि ये मिलेगा तो मैं बताऊंगा, अभी तो मिला नहीं है। सुदर्शन शेट्टी, मृणालिनी मुखर्जी, देखिए वो मृणालिनी साराभाई है जो डांस से संबंधित है, ये मृणालिनी मुखर्जी है। ध्रुव मिस्त्री है, वो अवन मिस्त्री है जो इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, ये ध्रुव मिस्त्री है जो मूर्तिकार हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकारों में आएंगे देवकी पंडित, हरविंदर सिंह, पंडित भीमसेन जोशी, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है ना, पंडित भीमसेन जोशी को। VK द्विवेदी साहब, समित मलिक नाम है इनका, समित मलिक है, वो राम चतुर मलिक हैं जो आपके गायक ही हैं और वो दरभंगा घराने से हैं, है ना। ये समित मलिक हैं, ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ही जुड़े हैं। मोनिका सोनी, उस्ताद राशिद खान अब हमारे बीच में नहीं है, जब भी मेट का जो गाना है ये इन्होंने ही किए हैं। पंडित जसराज, इसके अलावा शुभा मुदगल, थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 वर्ड गलत लिखा है, मैं करेक्ट करके आपको दूंगा। शुभा मुदगल को शुभा मुदगल लिखा गया है। और लक्ष्मी शंकर, ये सभी के सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार रही हैं। ये लक्ष्मी शंकर जो हैं ये पंडित रविशंकर साहब के जो हैं भाभी हैं, है ना। हाँ सही है, भाभी हैं। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकारों में M रामचंद्रन, बॉम्बे जयश्री को काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। M सुब्बा लक्ष्मी, रविशंकर शास्त्री, श्वेता प्रसाद इत्यादि कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकारों में से हैं। त्यागराज, मुथु स्वामी दीक्षितर तथा श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न कहा जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की महारानी की बात करेंगे, M सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है। और संगीत के सेक्टर में सबसे पहले M सुब्बा लक्ष्मी को ही इंडिया में 1998 में भारत रत्न दिया गया। और
और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिए जाते हैं, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला म्यूजिशियन इंडिया के लिए एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम ही रही थी। ये चीज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार अपने देश के अंदर सबसे खराब जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे ये है आपका भैया बर्नी हाट। ये बर्नी हाट ये मेघालय में एग्जिस्ट करते हैं और ये इंडिया के सबसे प्रदूषित जगह है वर्तमान समय में। इस संस्था के अनुसार मेघालय का बर्नी हाट देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक GDP का जो उपार्जन है ये महाराष्ट्र करते हैं और सेकेंड स्थान पे पिछले वित्तीय वर्ष तक उत्तर प्रदेश रहा था, है ना। गोवा, सिक्किम इसमें जो है पर कैपिटा इनकम हाई होते हैं इंडिया के अंदर, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 के लिए तेलंगाना के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को देश का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। इसे VVI कर लेंगे। आपको याद होगा सिप्रपथ पुलिस थाना कई साल तक पूछे गए, है ना, सर्वोच्च पुलिस स्टेशन के अवार्ड के लिए। तो यहाँ ये करेंट है तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 23 देखने से मत भूलिए क्योंकि ये बात 24 में रिलीज हुई और जो 24 के लिए होगा ये 25 में रिलीज होगी, तो आपको यही पूछेगा, ठीक है। इनके अलावा शब्द ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। एक DBMS है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एक ISP होता है, ये सबको पता होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आपको कहाँ से इंटरनेट आ रहा है ये ISP, है ना। एक फमूस होता है, इसका होता है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फमूस, है ना। एक वो NOS होता है, माफ कीजिएगा, वो तो NOC होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये है भैया NOS क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है वोल्टी। आपने अभी 5G 4G मोबाइल इस्तेमाल करना है जी, वहाँ पे एक वोल्टी का ऑप्शन रहता है, उसको इनेबल करोगे तभी वीडियो कॉल हो पाती है। तो ये जो वोल्टी है इसका होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। एक होता है फ्लॉप्स। ये फ्लॉप्स क्या होता है? जैसे मिप्स आप पहले पढ़ते थे, अब हमें फ्लॉप्स पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होती है ना उसकी जो डाटा की गणना होती है ये फ्लॉप्स से होती है, और जो साधारण कंप्यूटर होती है उसकी जो कैलकुलेशन की गणना होती है ये हम करते हैं मिप्स में, ठीक है। तो फ्लॉप्स का होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, है ना, और मिप्स का होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड, ठीक है। निम्नलिखित खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। सलीमा टेटे हॉकी में जो है एकदम बढ़िया की थी और इनके लिए इन्हें अवार्ड भी दिए गए, अभी अर्जुन अवार्ड। वर्तिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है। मनीषा रामदास पैरा आर्चरी नजी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है ना। ये जो है पैरा बैडमिंटन से संबंधित है आपका क्या भैया? मनीषा रामदास। एगो मनीषा कल्याण भी है, वो दूसरे हैं, ये मनीषा रामदास है। स्वप्निल सुरेश कुशाले ये शूटिंग से संबंधित है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत मैच है, मैंने बता दिया, ये बैडमिंटन से होंगे। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्होंने 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। उपयुक्त ऑप्शन में दिए गए सभी खिलाड़ी को 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे 1961 में होती है और 2024 के लिए कुल 32 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 में 2 जन को दिया गया है, इन्हें ध्यान रखेंगे। सुचा सिंह एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक में। देखिए ये वही मुरलीकांत राजाराम पेटकर है जो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत के लिए प्रथम पदक कहिए या प्रथम स्वर्ण पदक कहिए पुरुष में जीते थे, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुके हैं, चंदू चैंपियन। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किए? तो आप कहेंगे 3 गो। परम रुद्र श्रेणी के 3 गो सुपर कंप्यूटर सितंबर 2024 में मोदी साहब ने कोलकाता, पुणे और दिल्ली को जो है समर्पित किए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटिंग व्यवस्था के जनक सैमुअल क्रे को कहते हैं, है ना। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर साहब को कहा जाता है और भारत में जो सीडेक संस्था है जो पूना में है, ये सुपर कंप्यूटर की देखरेख करने वाली संस्था है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना था परम 8000 के रूप में। परम शिव
सिवाय स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया देश का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे ITI BHU बनारस में जो है स्थापित किया गया था। इसके बाद IIT खड़गपुर में आया आपका, फिर IIT खड़गपुर, ISR पुणे, JNCSR बेंगलुरु और IIT कानपुर में क्रमशः। अब जैसे जैसे लिखा है वैसा वैसा परम शक्ति आएगा, परम ब्रह्मा, परम युक्ति और परम संगणक के रूप में जो है सुपर कंप्यूटर को हम लोग इंस्टॉल किए या फिर रखे, मतलब इस संस्था को दिए। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना 2015 में 7 वर्षों के लिए किया गया था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में है और ये दुनिया की सबसे विस्तृत मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में कंबाइंड रूप से है, तो भारत में हम इसे थार के नाम से जानते हैं। वहीं पर पाकिस्तान जो पश्चिमी भाग में ये मरुस्थल का पार्ट है, वहां पे हम इसे चोलिस्तान के रूप में जानते हैं। क्या नाम जानते हैं भाई? चोलिस्तान के रूप में जानते हैं। अभी बलूचिस्तान और ट्रेन हाईजैक के बारे में पाकिस्तान अभी आया था, मतलब चर्चा का विषय रहा था, तो आप उसी प्रकार का नाम है इनका, चोलिस्तान, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध टकला मकान मरुस्थल ये चीन के अंदर है। कहाँ पे है? चीन के अंदर है। देखिए पाकिस्तान का जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसे लॉलीवुड कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ने पास्ट में कर रखा है, ठीक है। लॉलीवुड कहा जाता है इनको, जैसे अपने इंडिया बॉलीवुड, तो पाकिस्तान के अंदर लॉलीवुड, है ना, ध्यान रखें। इनके अलावा डेथ वैली कहाँ पे? ये बहुत ही गर्म जगह है, डेथ वैली, है ना, तो ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये भी काफ़ी हॉट होते हैं, ये आपके चिली के अंदर है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल एग्जिस्ट नहीं करता है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था? देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो पतन है, डिक्लाइन है, ये आपका तालीकोटा युद्ध के उपरांत होना स्टार्ट हो गया था, जो कब होती है? 1565 में होती है और फिर कई टुकड़े में बंट जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों साहसी भाई ने किया था। उस समय सल्तनत पे MBT का शासन चल रहा था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। इस वंश पे 4 साम्राज्य ने शासन किया, इस साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया। हरिहर प्रथम सबसे पहले संगम वंश की स्थापना करता है, फिर दूसरा स्थान पे सुलुभ नरसिंह सुलुभ के द्वारा, फिर तुलुभ वीर नरसिंह के द्वारा और लास्ट में अरबिदु तिरुमल के द्वारा। ये चारों के चारों वंश का क्रम भी याद रखना है और इनके फाउंडर का नाम भी याद रखना है, तो बहुत इजी है जी। सबसे पहले संगम वंश याद रख लेंगे, है ना। इसके बाद सुलुभ मतलब सेकेंडरी, मतलब सेकेंड, 2 नंबर पे सुलुभ आएंगे, सीधे नरसिंह नाम है, नरसिंह सुलुभ, है ना। फिर 3 नंबर पे तुलुभ, 3 में टी आता है पहले, तो तुलुभ में भी पहले टी आता है ना। तो तुलुभ 3 नंबर पे वीर नरसिंह किए हैं, दोनों का सेम ही नाम है, नरसिंह नरसिंह, खाली सरनेम लगा देना है ना। इसके अलावा अरबिदु का याद रखना है, तिरुमल, तो अरबिदु का खाली आपको याद रखना है और ये पिछले एनटीपीसी मेंस में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसके अलावा तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध विजयनगर के तत्कालीन शासक सदाशिव राय के काल में हुआ था, लेकिन जो युद्ध में नेतृत्व किए थे, युद्ध के सेनापति रहे थे, वो राम राय रहे थे। जैसा आपसे पूछेगा वैसा आंसर देना है। किसके काल में? तो सदाशिव राय के काल में। नेतृत्व किसने किया? तो राम राय ने। पानीपत की 3 गो लड़ाई होते हैं, 1526, 56 और 1761 में। पहले में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, बाबर विजय हो जाता है और यहाँ मुगल वंश की स्थापना करके जो है यहाँ पे काफी दिनों तक राज करते हैं। 1857 तक मुगल यहाँ पे थे ऐसा माना जाता है, सिपाही विद्रोह तक, और बाद में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकेंड को जो है अंग्रेज पकड़ के बर्मा में ले जाते हैं। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच यहाँ पे युद्ध होती है, अकबर विजय हो जाता है। इसके बाद जो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? कलनौर पंजाब के अंदर होती है। फिर 1761 में किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होती है और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है। पलासी का युद्ध 1757 में होता है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है ना, और यहाँ पे जो है अंग्रेज की विजय हो जाती है ना। और इसमें जो अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किए थे सेना का, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। यहाँ पे त्रिगुटी सेना होते हैं, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह का जो है सेना भी होता है, और ये कंबाइंड सेना अंग्रेज के सेना से लड़ते हैं, जिसके नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे होते हैं, और यहाँ पर विजय हेक्टर मुनरो की होती है।
एक वाडीवास की लड़ाई का चर्चा है आपकी किताब में। देखिए वाडीवास की लड़ाई जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि यहाँ से अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना का जो है बहुमत सिद्ध हुआ था और अंग्रेज जो है फ्रांसीसी को पूर्णतः हराया था। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी बाल्टर को कहा जाता है। हेनरी बाल्टर ही वो शख्स है जो अविभाजित भारत में ढाका शहर का, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राजधानी है ना, तो इस ढाका शहर को पूर्ण रूप से जनगणना करवाया था। तत्पश्चात जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के समय में हुआ था। जनगणना का वर्तमान स्वरूप जो 10 वर्ष पे होती है यह 1881 में रिपन के समय से हुआ। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 51 में हुआ और आखिरी जनगणना का डाटा हम लोग 11 का रट रहे हैं। जनगणना से संबंधित सभी डाटा के लिए आप टॉपिक वाइज में चले जाएंगे, बारीकी से मिलेगा। भारतीय सिविल सेवा का पिता जो है कर्नवालिस को कहा जाता है ना। जिनके पास कंटेंट खरीदे हो टॉपिक वाइज में जाए, जो नहीं खरीदे हैं प्लेलिस्ट वाले प्लेलिस्ट में जाए, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में सभी मिल जाएंगे जी, है ना। पूरे जीके इतने आपको पास होने के लिए होना चाहिए उतना अवेलेबल है यहाँ, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक। भारतीय रेल का जनक किसे कहते हैं? डलहौजी को 1853 में आया था। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहते हैं, सुश्रुत। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति का जनक कृष्ण साहब को कहा जाता है, अरुण कृष्णन, माफ कीजिए अरुण कृष्णन को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ना हो तो हीरालाल चौधरी से भी काम चला लेंगे, हालांकि ये दोनों के सहयोग से इस प्रकार की चीज़ों को जो है बढ़ाता मिली थी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, है ना, या पिता स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है और भारत में रॉकेट का पिता K शिवन साहब को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 का संबंध राजभाषा आयोग से है ना। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, 338A अनुसूचित जनजाति आयोग और 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये तीनों कंफ्यूजिंग पेयर में है, इसे अच्छे से देख लीजिए। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए सबसे पहले बिना कोई ना सब मतलब A भी ना लगा हो ऐसा वाला, फिर A लगते हैं तो ST के लिए बनते हैं और लास्ट में फिर OBC के लिए बनते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 338, 338A और 338B। 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए। 16वां वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन बने हैं आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं समझूं यहाँ तक कौन बच्चा पहुंचा है। सीरियसली आप सभी को कमेंट करना है। अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक से संबंधित है और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना, पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश, अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल भी क्षमादान कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो राज्यपाल जो है पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मृत्युदंड नहीं होगा, हाँ कम करा सकता है, कोई और सजा मिल सकता है लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पूर्ण रूप से माफ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यवादी से संबंधित है और 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला है तहजीब उल अहलाक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। सर सैयद अहमद खान जो है ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। मराठा जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, केसरी जो मराठी भाषा में लिखी गई थी तथा गीता रहस्य, ये सभी के सभी कृत्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का शुरू करने का श्रेय महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक को ही दिया जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक साहब ही किए थे। इंडिया में होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट के साथ पार्टिसिपेट तिलक साहब ही किए थे। तो ये कुछ एक तिलक साहब की जो है विशेषता है। तारीख फिरोज शाही फतवा ए जहादारी ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखे गए हैं। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखे गए हैं। राष्ट्र गोफ्तर ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा गुजराती भाषा का पत्रिका है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन के अपवहन सिद्धांत का प्रतिपादन किए, 3 बार कांग्रेस में अध्यक्ष बने और ब्रिटिश संसद के लिए सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय बने। हरीश चंद्र मुखर्जी 1853 में हिंदू पैट्रियट नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे। अगला है स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ था। मनमोहन सिंह साहब का जो है प्रधानमंत्री के अलावा और भी कई पोस्ट हैंडल किए जो यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में जो है नामाकरण करने वाले भगत सिंह का जन्म ग्राम बंगा में हुआ था। तो ये दोनों के जो जन्म स्थली है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। भगत सिंह साहब के पहले पूछे जाते थे, अब मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच में नहीं है तो इनके भी जन्मस्थल पूछे जाएंगे, लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक, है ना, चेंजिंग इंडिया, काफी पूछे गए थे जब निकला था। द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी डेवलपमेंट, ये सभी के सभी मनमोहन सिंह के द्वारा लिखे गए पुस्तक है।
मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, है ना। इसे आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव सरकार में ये वित्त मंत्री रहे थे जब देश मंदी से गुजर रहे थे, तो इन्होंने जो है संभाला था देश को। इनके अलावा संजय बारू का एक किताब है जिनका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये आपके मनमोहन सिंह साहब के ऊपर ही किताब को दर्शाया गया था। मनमोहन सिंह जो है ये प्रधानमंत्री के अलावा और भी जिन जिन पोस्ट पे रहे इनका ब्यौरा यहाँ पे आप देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है ना गवर्नर रहे, वित्त सचिव भारत सरकार भी रहे, यहाँ पे लिखे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, जब प्रधानमंत्री बने होंगे तो उपाध्यक्ष भी रहे होंगे। प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्छ भी रहे, है ना, और वित्त मंत्री भी रहे, और भी कई सारे पोस्ट पे रहे। कौन? मनमोहन सिंह साहब, है ना भैया। और 1991 में राज्यसभा के सदस्य थे और 1998 से 2004 वह राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। तो भैया ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि किसी भी पेड क्लास पे भारी हमारी कंटेंट होती है तो आप लोग ले सकते हैं। बाद बाकी जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में।